नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जीके पॉइंट में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी 2016 का जो पेपर हुआ था उसका हमने हिंदी जो आप देख पा रहे हैं ये हमने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिया है और डिटेल में जिस तरह से यहाँ उपलब्ध है इससे भी अधिक डिटेल में जो चीज़ें हैं कैसे भी क्या ट्रिक से क्या चीज़ याद करेंगे हर चीज़ मैंने बताया है। आपके लिए ये वीडियो यकीनन हेल्पफुल होने वाली है। तो हम यहाँ पर जीके का पोर्शन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे परमानेंट व्यूअर हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये है भाग थर्ड, वहाँ पेपर में ये भाग थर्ड था सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है। तो उस समय जो रहा होगा उससे अब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखिए इस समय रक्षा बजट में यूएसए फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, यूएसए नंबर 1 है, नंबर 2 पर चाइना है। ठीक है, नंबर 2 पर चाइना है, उसके बाद थर्ड नंबर पर अपना प्यारा भारत आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखिए इंडिया थर्ड नंबर पर है। ठीक है, ऐसे तो सैन्य खर्च की बात की जाए तो, अन्यथा फायर पावर इंडेक्स एक जारी होता है, फायर पावर इंडेक्स, तो उस हिसाब से जो है भारत का स्थान फोर्थ है। याद रखना, फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान फोर्थ है। तो इस बार जो बजट था वो 596, कितना 596 लाख करोड़ का बजट है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या में इंडिया सेकंड स्थान पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैनिक चाइना में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान जो है भारत का है। इसी तरह से जनसंख्या में अभी तक था, लेकिन अब जनसंख्या में लग रहा है कि भारत चीन को मात दे देगा। तो इसमें कोई भी चीज़ पढ़ाने की कोई जानकारी की बात नहीं है, तो इसलिए इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो हमको पता है कि पहला बाबर और लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। आपको इनका तीनों युद्ध पता ही होगा। ठीक है, पानखा ऐसे करके जो भी ट्रिक होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू का ये जो है हिंदू राजा था, हेमचंद्र नाम से ये जाना जाता था। तो यही हमारा राइट आंसर है। द्वितीय जो है 1556 में, ये 26 में हुआ था, ये 56 में हुआ था, हेमू। ठीक है, अगर पानीपत में ये नाम ना आए किसके किसके बीच में हुआ था तो देखिए हम पानी पीते हैं मुँह से, मुँह है, तो इसका नाम उल्टा कर देना, मुँहे आ जाएगा। तो मुँहे से पानी पीते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध याद आ जाएगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था, 1761 के बीच में अहमद शाह दुर्रानी और जो है मराठाओं के बीच में ये हुआ था। तो इसको भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये सेना नायक था किसका, अफगान शासक आदिल शाह सूरी का। ठीक है, और मुगल बादशाह अकबर के मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक तीर लग गया जिस कारण से वो आपा खो बैठा। अकबर के संरक्षक बैरम खां इस युद्ध में गए थे, हेमू को गिरफ्तार करके, ठीक है, मरवा दिया। तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खां गया था और उधर से हेमू था। ठीक है, ना कि अकबर और आदिल शाह, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, पानीपत में बैरम खां युद्ध करने गया था। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त की थी। तो तब बहुत बड़ी बात थी, उस समय पे ये सारे क्वेश्चन आते थे। शिव थापा बॉक्सिंग में थे, तो इस समय अमित पंघाल वगैरह बॉक्सिंग में चल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ डिटेल में क्या दिया गया है। और 2 ही महिला खिलाड़ियों ने पदक जीता था। एक साक्षी मलिक ने कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता था, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद एक क्या बोलते हैं, पीवी सिंधु ने जीता था, वो क्या कहते हैं, सिल्वर। ठीक है, पीवी सिंधु ने सिल्वर पदक जीता था और साक्षी मलिक ने जो है कांस्य पदक जीता था। यही 2 पदक थे। तो अभी करंट में जो है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो एक प्रोवाइड करा के आपको बता देंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये तो ईजिली आपको पता होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। हैं, तो यही चीज़ें हैं। और माउंटबेटन योजना आई थी, कब आई थी, 3 जून
कब? 3 जून 1947 को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। 3 जून की योजना माउंटबेटन योजना, तो माउंटबेटन योजना नहीं, मनबाटन योजना के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के मनों को बांटकर भारत का विभाजन इसी माउंटबेटन योजना से हुआ था, जो 3 जून 1947 को आई थी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ देख लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। वारन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। वारन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वैसे लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव क्या था? कमेंट करके बताइएगा। बंगाल का गवर्नर कि कंपनी का गवर्नर जनरल? गवर्नर का, बंगाल का गवर्नर था वो। गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग जो हुआ था ये इनके साथ हुआ था, वारन हेस्टिंग के साथ, ठीक है। और क्लाइव जो था वो वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था केवल, ठीक है। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। तो ऐसे चीज़ें आएंगी, इसे आप ध्यान से देख लेना। बाकी वायसराय कैनिंग, ठीक है, वायसराय कैनिंग थे भारत के प्रथम, ये चीज़ देख लेना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा है? ये होल पृथ्वी की बात किया जा रहा है, पूरी पृथ्वी की तुलना में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर डी है। 32 से 35% जो है यहाँ पर आयरन यानी लोहा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, आपने देखा होगा पृथ्वी को 3 जो है उसमें बांटा गया है। सियाल, ठीक है, सियाल और सीमा, ठीक है, और निफे यानी निकिल और फेरस, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो वैसे अगर भू प्रकृति की बात की जाए तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है भू प्रकृति में, यानी सबसे ऊपरी सतह में तत्व के रूप में, ठीक है। तत्व की मात्रा की बात कर रहा है, लौह तत्व की, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है बताया जा रहा है भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम ऑक्सीजन कहेंगे। अगर पूछा जाए भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा जो है धातु पाया जाता है, धातु दिया जाए तो धातु होगा एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। केवल भू प्रकृति की बात की जा रही है। और जो ऊपर पूछा गया है 32 से 35%, ये पूरी पृथ्वी की, मतलब निकल और फेरस जहाँ पर होता है वो पूरे केंद्र में, जहाँ पर अभी भी पृथ्वी अपने जो है एकदम द्रव अवस्था में है, कि वहाँ पर निकल जो है एकदम से गलकर द्रव अवस्था में उपस्थित हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो आपको जनसंख्या घनत्व है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बढ़िया से याद करवा दिया है। 829 यहाँ पर सही ऑप्शन है, लेकिन ये 829 सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ 828 दिया गया है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, तो इसी को हम लोग मानेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 829, 828 जो भी हो ऑप्शन में आप उसे सही कर देना। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रहा है? अभी तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे 1461 है, लेकिन अब अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो ये 2 गुना हो गया है, ठीक, 2 गुना हो गया है, अब 2 गुना से भी ज़्यादा, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बाकी उत्तर प्रदेश का बजट इसको थोड़ा सा देख लेना आप। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 है। कितना है? 6371। 6 का आधा 3 अर्धव्यास होता है, 6371 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखना, पृथ्वी का अर्धव्यास है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, आपको पता होगा। सूर्य है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, फिर वरुण है, फिर यम था, यम को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है ये पृथ्वी हो गई, तो ये मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। और इसी का एक ग्रह है गैनीमीड, जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ये हो गया अपना शनि, ठीक है। शनि इस समय अब सबसे ज़्यादा ग्रह फिर शनि के हो गए हैं, रिसर्च आई अभी हाल ही में, तो ग्रहों की संख्या में शनि फिर आगे हो गया है। और बृहस्पति के पास 92 ग्रह हैं, और शनि के पास और ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है। तो आप ध्यान रखना कि शनि के ग्रह फिर से सबसे ज़्यादा हो गए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी 2 ग्रह, एक शुक्र और एक ये अरुण, ये दोनों जो है, सॉरी अरुण तो ये है, तो अरुण और शुक्र जो हैं ये अब जो है उल्टा चक्रण करते हैं, मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर अपना जो है चक्रण करते हैं अपनी धुरी पर। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो ये तो आपको पता होगा, जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया। इस चीज़ को आप याद रखना थोड़ा सा। जौनपुर में 1024 है, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, फिर गोरखपुर में 944 बाबा जी के यहाँ। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला?
उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार चंद्रभान गुप्त ने कभी नहीं संभाला है। बाकी राज्यपाल का पदभार मोदी जी पहले भी थे अपने देश में, ठीक है, हारमसजी और पेरोसा मोदी, तो ये अपने देश के राज्यपाल हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले या गणतंत्र भारत के पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पीसी मोदी इनको बोलते थे, पेरोसा मोदी या एचपी मोदी, ठीक है। उसके बाद कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी को आप जानते होंगे, 1952 से 1957 में इन्होंने भारत के राज्यपाल पद की शपथ ली है। फिर उसके बाद श्री बरगुल्ला रामकृष्ण राव पूछ सकता है, इसलिए इन लोगों का नाम थोड़ा सा रखिए दिमाग में। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो मरो का नारा दिया गया था? डू आर डाई। अभी तक अहिंसा पर विश्वास रखते थे, लेकिन अंत में जब इनको लगा कि अब अहिंसा से कुछ नहीं हो सकता है, तो इन्होंने कहा कुछ करो या तो फिर मरो, दो ही चीज़ करना है, या तो करो नहीं तो अब ये मारेंगे तुमको और तुम मरो। तो घबराना मत, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे, ठीक है। और आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। कभी कभी ये पूछता है, ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। और फिर 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत मुख्य नेताओं को, महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्यों, ठीक है, फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको याद होगा, 8 मार्च। बाकी मार्च के महीने में बहुत सारी डेट हैं, जैसे कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और बहुत सारी डेटेस हैं, वो आप आराम से देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर एक वीडियो है जो कि सारी डेट को मैंने, इंपॉर्टेंट जितनी भी डेट है, लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है, तो उसमें सारी डेट मैंने डिस्कस करी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। आपको पता है आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल का रंग जो है लाल है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। मंगल पृथ्वी के बाद दूसरा ग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, डीमोस और फोबोस आपको पता होगा। और शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, न बुध के कोई उपग्रह हैं, ठीक है। यही 2 जो है ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है कौन? मंगल। आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी देखने पर छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह या मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप बता सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। शुद्धि आंदोलन पूछा जाता है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था नारा? ये भी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। विवेकानंद का आपने पता होगा कि ये 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरुजी के नाम पर कौन सा वो शुरू किया था, याद नहीं है। बाकी इन्होंने धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था, जो शिकागो में हुई थी। तो ये चीज़ें याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कब गए थे, तो 1893 में गए थे। उसके बाद 1897 में भारत में जो है इन्होंने एक संस्था इन्होंने बनाई थी, स्वामी विवेकानंद ने, परमहंस, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1975 में मुंबई में किया था, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से सूत्र के बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना, ठीक है। ये दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी थी? देखिए, मैंने इसको अपने एक सीरीज चलाई है मैंने यूपी जीके की, तो यूपी जीके में मैंने इसे आराम से आपको याद करवाया है। 1989 में ये हुआ था, और 1989 में भारतीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह ये 1989 में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है 1989 में, ये सारी चीज़ें हुई हैं, रिलेट करके मैंने आपको वहाँ बताया है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? देखिए, स्टील का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, वो आप स्टील पावर प्लांट जहाँ जहाँ है वहाँ आप समझ सकते हैं। स्टील देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल ये ब्रिटेन की सहायता से बना हुआ था। झारखंड में है अपना एक, और झारखंड झरिया में
एक शहर है जहाँ से कोयला का उत्पादन होता है, यहाँ पर स्टील नहीं होता। झरिया झारखंड, ये झरिया लिखा हुआ है, बाकी झारखंड में तो स्टील प्लांट लगा ही है, लेकिन झरिया स्थान दिया हुआ है इसलिए झरिया में नहीं है स्टील प्लांट। ठीक है, बाकी बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल जो है ये ब्रिटेन की सहायता से लगा था, लेकिन यहाँ पर स्टील का और दूसरा कोई प्लांट है। बाकी जमशेदपुर वाला टाटा स्टील प्लांट झारखंड में, ये भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो इसमें जो है सर्वाधिक लोकायुक्त का कार्यकाल जो है मेहरोत्रा जी हैं, मेहरोत्रा, ठीक है, यह न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। तो इनका कार्यकाल इसलिए उस समय पूछा गया था, अन्यथा इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये पेपर ही 2016 में हुआ था, तो उस समय वो रिटायर हुए थे सबसे बड़ा कार्यकाल लेकर, और दूसरा जो है कोई यहाँ पर पद पर आया था सुधीर, ठीक है, तो इसलिए ये पूछा गया था, तो इसलिए पूछा गया था, वरना इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये तो सारी चीज़ें आपको पता होगा, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। कब लिया गया था ये? 1950 को, मतलब जिस दिन भारत की गणतंत्रता दिवस पहला मनाया जा रहा था उसी दिन लिया गया था। और 24 जनवरी को क्या हुआ था, आपका राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ठीक है, गान और गीत दोनों लिया गया था 24 जनवरी को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो अपना पद धारण किए थे ये भी 24 जनवरी को ही 1950 में धारण किए थे। बाकी अगर पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत किया गया था, तो ये 22 जुलाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है ये। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं, मतलब चारों तरफ से ऐसे ऐसे जो है बैठे हुए हैं बाहर को मुँह करके, ये चीज़ें बताई जा रही। और इसके नीचे घंटे के आकार के ऊपर एक चिन्ह, वल्लारी में एक हाथी, फिर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, चौकड़ी में कूदता हुआ एक सिंह और एक सांड है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हाथी है, घोड़ा है, सिंह है, सांड है। ठीक है, हाथी घोड़ा सिंह सांड, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा जानवर, नहीं है, कोई दे देगा आपको, तो यहाँ हाथी घोड़ा सिंह सांड है। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह के स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, ये क्या है, मतलब गंगा यमुना की धारा उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, 1938 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। और यहाँ पर तीर और धनुष, ये ध्यान रखना, यहाँ पर तीर और धनुष, फिर ये मछलियाँ 2, ठीक है, तो इसको याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। कभी कभी पूछ लेता क्या क्या इसमें है, मछलियाँ, तीर, धनुष, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। फिर क्या है, कन्या विद्याधन का क्वेश्चन आया हुआ था जो कि लेखपाल में भी आया था और विवादों के घेरे में था। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। तो इसमें 12वीं कक्षा में प्रोत्साहन के लिए है, और वहाँ पर हाई स्कूल लिखा हुआ था, इसीलिए दिक्कत हो गई थी। वर्तमान में यहाँ पर जो है इस योजना में लैपटॉप वितरित किए जाने का प्रावधान किया गया है कन्या विद्याधन में। ठीक है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऊटी है। तो ऐसे क्वेश्चन देखकर आप घबराना मत, ऐसे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जिसको जो है तुक्के मार के सही किए जा सकते हैं तो किए जा सकते हैं, अन्यथा इसमें तुक्का भी नहीं लगाया जा सकता है। हम पूरे दुनिया में और इंडिया में इतने सारे स्थल हैं तो हम कहाँ तक देखेंगे कौन कितना ऊँचा है। तो निम्न से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों के से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो बलवंत राय मेहता, इन्होंने अपनी त्रिस्तरीय पंचायत दी थी, ये आपको पता होगा। ठीक है, फिर स्वर्ण सिंह समिति है, ये मूल कर्तव्यों वाली समिति है। ठीक है, उसके बाद आयंगर समिति, फिर ठक्कर समिति जो था वो इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित थी। ठीक है, आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, ठीक है, केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से आयंगर समिति थी। और ठक्कर वाली जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित थी। बाकी तो अगर आप इससे देखें कि स्वर्ण सिंह समिति, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख के जाना। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में मूल कर्तव्य नहीं थे, फिर 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को डाला गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2002 में। फिर शिक्षा को जो है उनके मतलब प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, तो ये जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य। और इसी के साथ साथ जो है 21 का भी जोड़ा गया, जो कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। ठीक है, मतलब मूल अधिकार बना दिया गया। फिर ऑस्कर के बारे में क्वेश्चन था, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आप याद रखिए कि 2023 में जो ऑस्कर मिला है वो किसको मिला है? अपने यहाँ नाटू नाटू सॉन्ग था, ठीक है, तो उसको मिला है। और ये RR फिल्म का सॉन्ग है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके संगीतकार कौन है, ठीक है, गीतकार। तो
जैसे AR रहमान भी एक गीतकार हैं, तो यम कीरवानी है, नाटू नाटू के जो संगीतकार हैं यम कीरवानी, तो इनको मिला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और ये 95 नंबर का है 2023 वाला। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है 2023 में कौन से नंबर का ऑस्कर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है अपना कि समाजवादी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई थी। तो उस समय ये धनराशि बढ़ा दी गई थी, 300 के जगह पर 400 कर दी गई थी, लेकिन ये समाजवादी पेंशन योजना के नाम से नहीं चलती है, इसको बंद कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो चल रही है वर्तमान में, इसकी राशि अभी 500 थी, लेकिन इस बजट में 1000 कर दिया गया है। तो इसको याद रखना, ये वृद्धावस्था की राशि 1000 हो गई है, पूछ सकता है। फिर उसके बाद वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो उस समय पर ये श्री जेस रविचंद्रन थे, तो 2015 का था ये। और अभी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। इस समय थोड़ा सा अगर साइट पे जाके देखेंगे भारत सरकार की, तो वहाँ पर नहीं दिखाता है, क्या दिक्कत हो रही है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन देखिए, अर्जुन अवार्ड की बात की जाए तो अभी थोड़ा सा जो जानकारी है, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, या इसका नाम बदल कर श्री मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, तो इसमें भी जो है 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस समय जो है इस बार 2022 में जो मिला है खेल रत्न अवार्ड, वो शरद कमल को मिला है। शरद कमल को, बड़ा सा है शरद कमल को, टेबल टेनिस के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना, टेबल टेनिस के लिए शरद कमल को क्या मिला है, खेल रत्न अवार्ड मिला है 2022 वाला। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके पहले ये मतलब प्रथम व्यक्ति पुरुष हैं, और इनके पहले एक महिला प्राप्त कर चुकी हैं, आपको पता होगा टेबल टेनिस के लिए क्या नाम उनका, 2021 में मनिका बत्रा, हाँ मनिका बत्रा को मिल चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए 2021 में प्राप्त कर चुकी हैं, मनिका बत्रा। तो ये सारी चीज़ें थी। और 1991 92 में ये जो है पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। और पहली बार तो आपको पता होगा विश्वनाथन आनंद को मिला था। तो ये अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का अपना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होगा बाबरनामा बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। ठीक है, और यहीं पर जो है उनके बारे में जो है क्या बोलते हैं, जो हिंदू शासक एक थे साउथ में, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी उसी साम्राज्य के, तो उनका वर्णन किया गया था, पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे याद रहा है। फिर शाहजहाँ मोहम्मद ताहिर यहाँ पर लिखा गया है। तो शाहजहाँ की जो शाहजहाँनामा है इनके बारे में ये मोहम्मद ताहिर ने लिखा था, इसको आप याद कर लीजिएगा, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर। और बाबरनामा एक चीज़ याद रखिए, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुजु के बाबरी के नाम से भी इसको जानते हैं बाबरनामा को, और बाबर ने खुद लिखा था। हुमायूं नामा को हुमायूं ने नहीं लिखा था, ये जो है इनकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम, आपको पता होगा इसके बारे में। तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, और ये फारसी भाषा में लिखा गया था। और आपको पता होगा मुग़लों की राजभाषा फारसी ही थी। और फिर तुझे की जहांगीरी, इसे खुद जहांगीर ने ही लिखा था। यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, तो आप इसे ध्यान रखना। फिर अपना अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आपातकालीन उपबंध वाला आपको पता होगा 352 से 360 तक है। ठीक है, और उसके बाद आपातकालीन उपबंध जो है ये भाग 18 में है, भाग 18 आपात उपबंध। फिर ये वाला 368 संविधान संशोधन वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहाँ है, यह है भाग 20 में। संविधान संशोधन कहाँ है, भाग 20 में है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20, कभी कभी ये ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद वित्त आयोग जो अपना है 280 में लिखा गया है वित्त आयोग। निर्वाचन आयोग जो है ये आपको पता होगा 315 शायद वो है, क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, जो IAS की सेवाएं होती हैं, वो 315 में है। 324 है जो है ये निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये मेन क्वेश्चन हैं जो पूछने जाते हैं, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं, बाकी याद सबको होता है चीज़ें। देखिए, किस कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन होता है, मतलब कंट्रोल A से सेलेक्ट आल वाला होता है, बस कंट्रोल K से हाइपर लिंक। ठीक है, और F5 से रिफ्रेश होता है, और Alt प्लस F4 से आपको पता होगा कोई भी विंडो बंद होती है, क्लोज विंडो Alt प्लस F4 से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा अभी हाल ही में कंप्यूटर से संबंधित, वहाँ मैं हर चीज़ें आपको
कंप्लीट करवा दूंगा। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा, मैं समझा दूंगा इसको। 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो करते क्या है, कोई भी संख्या हो लास्ट वाली उसको रखो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मैं इसी को समझाता हूँ। उसको रखो लास्ट वाली संख्या लाकर यहाँ, फिर गुणे 2 करके फिर 0 लिखो, घात 0 करो इसकी, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 ऐसे किया जाता है, और फिर प्लस लगाना है हर बार प्लस, ठीक है, ऐसे प्लस, फिर 1 है पीछे, फिर 1 रखो, गुणे 2 करके 2 की घात 1 करना है अब, फिर प्लस लिख के फिर 0 है 0 रखो, गुणे 2 की घात 2 करना है अब यहाँ पर 0 1 2, फिर ऐसे करना है 1, फिर 2 की घात 3, मतलब ऐसे करना है। तो आपका ये जो है 1 गुणे 1, मतलब किसी की घात कोई भी संख्या हो, चाहे वो 12 हो चाहे 20 हो, कोई भी हो, उसके 0 हो जाएगा, वो संख्या 1 के बराबर हो जाती है घात 0 होने पर। और 2, फिर 1 गुणे 2, मतलब 2 की घात 1 है 2 ही होगा, 1 है 2 हो गया, फिर 0 संख्या का किसी भी करोड़ और वो संख्या हो 0 से गुणा कर दो 0 हो जाएगी, फिर ये 8 हो गया। तो हमने इसको जोड़ा तो 1 2 8, ये जाके पूरा जो है 11 हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग 1-2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके अभी बना के आप देख सकते हैं। जैसे आपको दिया जाए 1 1 1, तो इसका कितना होगा, क्या करोगे आप लिखोगे 1 गुणे 2 की घात 0, फिर प्लस 1 गुणे 2 की घात 1, फिर प्लस 1 गुणे 2 की घात 2, फिर प्लस 1 गुणे 2 की घात 3, तो ये हो गया 8, और ये हो गया 4, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1, तो 3 4 7 7 8 15। तो इस चीज़ को आप खुद से प्रैक्टिस करके सीख लीजिएगा, और बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है, क्या पता अपने में ही आ जाए। कंप्यूटर तो है ही है, लेकिन इससे क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो आपको पता होगा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए जैसे मैंने अभी गलती से बोल दिया यूनिवर्सल, तो ये कभी कभी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दे देगा आपको फुल फॉर्म में डिस्टर्ब करने के लिए, तो ध्यान रखना यूनिवर्सल नहीं होता है, यूनिफॉर्म होता है। और उसके बाद EPF, ये होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि, तो ये इससे कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। उसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तो रोम होती है, आपको पता ही होगा। रीड ओनली मेमोरी, इसको हम केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ना डिलीट कर सकते हैं, ना इस पर हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये केवल रीड करने के लिए होती है। रीड ओनली मेमोरी होती ये है, जैसे आप मोबाइल में ही देख लीजिए, जब आप मोबाइल को खोलोगे तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, बहुत सारे जो सेटिंग, जैसे सेटिंग लिखी है, तो सेटिंग लिखने में भी तो मेमोरी लगी होगी कहीं ना कहीं, तो वही मेमोरी होती है रोम, ठीक है। बाकी रैम जो होती है वो हमारे काम करने वाली मेमोरी होती है। जैसे हम कोई ये मान लीजिए यही PDF मैं खोला हूँ, तो इस समय करेंटली वो रैम पे जो है जाके ये है, उसके बाद सेव कर देंगे तो ये हार्ड डिस्क में चली जाएगी HD में। तो यही चीज़ें जो हैं वहाँ भी होती हैं, तो मैं कंप्यूटर भी आपको थोड़ा सा 1-2 क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें 80 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए गए थे 2016 वाले में, ठीक है, 2016 वाले में केवल 80 क्वेश्चन थे। तो वीडियो यहीं पर अंत होती है। अगर आप चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।